Hello dear students, welcome to digital learning platform Ovinsum International School, and today we are going to start class 12th history chapter number first. The name of the chapter is Bricks, Beads and Bones. The हड़प्पा civilization. जो हमारा जो मोस्ट फोकस होगा, मेन कॉन्सेंट्रेशन जिस टॉपिक पे होगा वो होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन पर। और इसके लिए एविडेंस हमारे पास क्या होंगे, मोस्टली क्या होंगे, ब्रिक्स होंगे, बीट्स होंगे और बोन्स होंगे जो हमें खुदाई में मिले हैं। अब उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी जो है वो करने वाले हैं। अब बात करते हैं 11th से 12th के रेफर की। 11th में हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री था, विश्व का इतिहास, जिसमें पूरे वर्ल्ड का हम स्टडी कर रहे थे, हिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। बट जैसे ही हम 12th में आते हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है इंडियन हिस्ट्री। इसमें हम पूरे के पूरे जो इंडिया है हमारा, उसकी हिस्ट्री की स्टडी करने वाले हैं, जो कहां से स्टार्ट होगा, जो स्टार्ट होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन से और एंड होगा मॉडर्न हिस्ट्री पर। ओके, सो अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 बुक्स है हिस्ट्री की, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मोस्टली क्यों किया गया, इनको एक टाइम के अकॉर्डिंग 3 टाइम में डिफाइन कर दिया गया है। फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वाला वही है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले, जिसका इंट्रो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या हुआ कि जैसे हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, अब सिविलाइजेशन पढ़ना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे तब एक धारणा चली हुई थी पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास कोई भी कल्चर नहीं है और हम जो सिखा रहे हैं उसी से जो इंडिया है डेवलप हो रहा है। ये कौन बोल रहा था, ये जो ब्रिटिश थे उनका ये दावा था। बट क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया में भी एक ऐसा सिविलाइजेशन सामने आया, एक्सकेवेशन हुआ ऐसे सिविलाइजेशन का जो रोम का सिविलाइजेशन था, जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन था, उनसे भी पुराना था। और इसकी सबसे खास बात क्या थी, सबसे खास और मजेदार बात यह थी कि इसकी जो संस्कृति है, जो इसका ट्रेडिशन है, जो इसका कल्चर है, वो तब से लेकर आज तक उसको क्या कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं। कुछ चीजों को अपग्रेड करा है, बदला नहीं है। अंडरस्टैंड। और यही चीजें क्या हुआ, यही चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुई जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो सबसे एंशिएंट, जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता के दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब ये हुआ तब क्या हुआ, एक नया जो कहता है पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आ गया पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया के पास सबसे पुरानी सभ्यता है। इट मींस कि इंडिया को हम पहले कह रहे थे जो ब्रिटिश के गवार जिसको कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। सो उसी से स्टार्ट करता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी जब सिविलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, लोग एकजुट होने स्टार्ट हुए, तो जैसे हमें पता है कि जैसे लोग एकजुट होंगे, यूनिटी में होंगे, तो वहां अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। और वही ग्रुप्स किसमें डिवाइड हुए बाद में, किंग्स में, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक। तो जैसे ही स्टेट्स बनेंगे, अर्ली स्टेट बनेंगे, कॉलोनीज बनेगी, तो वहां बिजनेस बढ़ेगा और वही बिजनेस क्या बनेगा, वहां की एक नई इकोनॉमिक जो साइट है वो वहां डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू टाइम। क्या करें हम पास्ट से फ्यूचर में ट्रेवल कर रहे हैं। टाइम मशीन है हमारे पास एक बढ़िया सी शानदार वाली। उसके बाद क्या हुआ, किंगशिप्स, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज। अब जैसे पहले अर्ली स्टेट बने, इकोनॉमिक बना, धीरे धीरे और अपग्रेड हुआ, फिर क्या बने, नई नई किंगशिप्स आई, नई कास्ट बने, नई क्लासेस बने, जिनमें पहले अगर हम कहें तो रिच क्लास थी, बाद में थोड़ा अपग्रेड होने के बाद मिडिल क्लास भी आ गया, जिनके पास ना ज्यादा इनकम थी और ना कम इनकम, है ना, जो मिडिल में रहते थे, ऐसा कुछ। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ने लगी, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स होने लगे कि लोगों ने सोचना शुरू किया किसके लिए, अपने नेशन के लिए, नेशन के लिए जो प्यार था उनका वो उमड़ पड़ा। क्यों, क्योंकि जिस लैंड पर हम रह रहे हैं वो क्या है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो लोगों ने ये कनेक्शन फील करना स्टार्ट करा और ये सब हुआ एजुकेशन की हेल्प से हुआ। और लोगों ने अपने आप को क्या किया, एजुकेट किया, किसके लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, और अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए सब हो रहा था। क्यों, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन की सबसे खास बात है कि आप इसको जिस चीज के लिए मना करोगे वो उसी चीज के लिए ज्यादा करेगा। तो जब इसे किंगशिप आ गए, किंग ने क्या बोला कि सिर्फ मैं ही जो हूं वो सबसे बड़ा हूं, आई एम द
आई एम द चैंपियन, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ये कहा गया तो कुछ सोचने वाले लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि क्या सच में ऐसा है कि जो किंग अपने आप को बोलता है कि मैं एक गॉड के द्वारा, एक ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर हूं, और वही हमें बोले कि नहीं मैं आपका किंग हूं, तो क्या हमें सोचने पे मजबूर नहीं करेगा कि कौन सा गॉड है जिससे वो डायरेक्ट बात कर रहा है? तो क्या करा, अपने आप को एजुकेट किया कि वो जान सके कि उनके बीच का रिलेशन कैसा है। तो जब ये चीजें सामने है तो उन्हें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपने आप को क्या कर रहे हैं, सुपीरियर शो करने के लिए वो दावा कर रहे हैं। क्या क्या जरूरत पड़ी उसकी? एजुकेशन की जरूरत पड़ी। तब जाके जितने भी मोनार्की सिस्टम थे, जितने भी टॉर्चर थे, वो सारे अबोलिश कर दिए गए। ये हुआ बाय टाइम की बात कर रहे हैं। एंड देन सेकेंड पार्ट में जब हम करेंगे मूव, हमारे पास क्या होगा, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, रिसेप्शन ऑफ सोसाइटी। क्या हुआ कि लोगों ने ट्रेवल करना स्टार्ट करा, किसके लिए? एक बेस्ट वे के लिए, बेस्ट प्लेसेस के लिए, बेस्ट सोर्सेस के लिए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें क्या करना था, जिन्हें एडवेंचर पसंद था। बहुत कम लोग ऐसे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक नया प्लेस चाहिए और नई नई चीजें चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो उस वक्त क्या था, एक बात कहूं इंडिया की, मैं इंडिया में सबसे ज्यादा मसाले मिलते थे उस वक्त, और विश्व में कहीं नहीं थे मसाले। तो लोग बाहर से आते थे, मसाले खरीदते यहां से, और बाहर वापस अपनी कंट्री ले जाकर बड़े बड़े दामों में बेचते थे, हाई प्राइसेस पे सेल करते थे उनको। तो उसी के लिए क्या हुआ, लोगों ने ट्रेवल करना शुरू किया। अब क्या होते थे, बहुत लोग होते थे, एक कुछ लोग मेरे जैसे होते थे कि हाँ अगर मैं कहीं ट्रेवल करने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही वहां जो कुछ देखूंगा ना, मैं उसको लिखूंगा अपने डायरी में कि मैं वहां गया, मैंने ये देखा, मैंने यहाँ वो बहुत अच्छी चीजें थी, वो अच्छी चीजें थी। अब ये उन्होंने लिखा, बट ये हमारी हेल्प कैसे करेगा स्टडी करने में? तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम में जब हम उस कल्चर की, उस सोसाइटी की, उस हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, तो हमारे पास उन जो ट्रेवलर्स थे उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स थी वो एक एविडेंस का काम करेगी। कैसे कि हमारे पास जो हिस्ट्री है, क्या वो हिस्ट्री लिखी गई उन एविडेंस से, उन बुक्स से थोड़ा बहुत या फिर कुछ मेल खाती है ना? अगर सिमिलर है इट मींस कि जो लिखा गया वो सही है। कई बार ऐसा होता था कि मैं किंग हूं, अगर मेरा रूल चल रहा है, मैंने क्या बोल दिया कि आपको वही लिखना है जो किंग चाहेगा, है ना? खुश करने के लिए क्या करते, किंग को खुश करने के लिए आपकी तारीफ में मतलब जितना कहो उतना लिख देंगे कि हमारे किंग तो सबसे सुपीरियर है, गॉड के बराबर है, गॉड के भेजे हुए मैसेंजर है, इनका बात कोई नहीं डाल सकते, इन्होंने ये किया वो किया। हालांकि वो सच नहीं होता, बट ऐसा होता था पहले। और उसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एविडेंस का आपस में कंपैरिजन करते हैं, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट। उसके बाद पढ़ेंगे भक्ति, सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डेवोनेशनल टेक्स्ट। धर्म की बात कि जब लोग ट्रेवल कर रहे थे तो बाहर से भी ऑब्वियसली कोई सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, उनके साथ आया था उनका रिलीजियस। उन्हें अच्छा लगा कि हाँ हम क्या करेंगे, हमारे रिलीजियस को और एक्सपेंड करेंगे। तो वो क्या करने लगे, वो अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताने लगे, और जिनको वो अच्छा लगता था उनको एक्सेप्ट कर लेते। और यही कारण रहा कि ये पूरा का पूरा टाइम क्या था कि डेवोनेशनल टाइम था, एक तरह का रिलीजियस टाइम था, कि सब लोग जितने भी से धर्म की बातें कर रहे थे कि हमें ये धर्म फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए, और इस धर्म की ये खास बात है। ये सारा पढ़ने वाले हम हमारे टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट आता है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। एक कैपिटल है विजयनगर जिसकी सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर के अंदर लिखी हुई है। और जिन्होंने ये पूरा का पूरा एम्पायर बिल्ड किया है वो दो भाई हैं। दो भाइयों ने मिलकर ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है बिल्ड किया है। क्या इसकी खास बात थी, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो हम देखने वाले हैं। और विजयनगर के एंडिंग के बाद, इसके पूरे डिफ्यूजन के बाद हम देखेंगे अर्गेनियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। इसकी बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर भारत में आया था, भारत में जब मुगल एम्पायर स्टेबलाइज हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी उन्होंने मेथड यूज किए, कौन कौन सी उनकी वॉर टेक्निक थी, और कहां कहां जो हॉटस्पॉट थे, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे थे जहां पर जो सोर्सेस थे वो अच्छे थे, और जहां पर कहते हैं कि डेंसिटी थी, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। तो क्या करता, अगर कोई भी बाहर से आएगा वो वहां रूल करना ज्यादा सही समझेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सोर्सेस थे, किसके लिए,
बिजनेस के लिए। और सबसे ज्यादा कहते हैं कि सोने की चिड़िया भारत गोल्ड माइन था एक तरह का। और वहां पे उन्होंने क्या करा, वहां पे उन्होंने अटैक करा और उस गोल्ड को लूटा और अपने वापस अपने वतन जहां से वो आए थे वापस वहां ले गए। तो उनका भी टाइम एक जब उन्होंने वहां वॉर लड़ी और मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टाइम में फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन हो चुका था कि जहां पर हमारे पास लिमिटेड पेपर्स मिलते थे लिखने के लिए, वहां अब पूरे की पूरे जो बुक्स थी वो प्रिंट होने लगी। लोगों के मन में जो आता वो लोग लिखने लगे, कुछ सच्चाई लिखी गई, कुछ झूठ लिखा गया और सब के सब एक इकट्ठे हो गए हमारे पास एक आर्काइव्स के रूप में, बाद में हमें एक्सकवेशन में मिले। उन सबकी स्टडी करेंगे, किस किस में क्या लिखा गया, सबका कंपैरिजन किसके अकॉर्डिंग होगा, जो बुक हमें मिली है, जो ग्रंथ हमें मिले हैं, जो पुराण हमें मिले हैं, उन सबकी हम स्टडी करने वाले हैं। रेबल्स एंड राज 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। अब इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में अगर हैं तो 1857 का रेवोल्यूशन तो नहीं भूल सकते, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, वहां ब्रिटिश भी थे, वहां मुगल भी थे और उन लोगों ने यहाँ अटैक भी किया था। और एक टाइम ऐसा था जब इंडिया वालों ने क्या कर दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था। क्या कर दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था। 10th क्लास में हमने पढ़ा रिवोल्यूशन होता फ्रांस के अंदर, तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन था। उसके बाद के जो इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे पड़े और उसी में हम करते करते कहां पहुंच चुके हैं, अब हम इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो जरूरी है कि 1857 जो रिवोल्यूशन हुआ, कहीं ना कहीं उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट भी यहां पड़ा होगा। तो उसके बारे में भी हम देखने वाले कि जो इंस्पायर्ड हुआ, ये किससे इंस्पायर्ड हुआ और कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले। गांधी जी अफ्रीका गए हुए थे, अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, भारत में आने की कौन कौन से चीजें उन्होंने अपवर्ड की और अपग्रेड करी, कौन कौन सी सिद्धांतों पर महात्मा गांधी जी काम कर रहे थे, क्या क्या मोस्ट इवेंट हुए गांधी जी के समय और इन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, वो सारे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। तो हमारी जो स्टडी फिनिश कहां होगी, जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देता है, तब तक हमारी स्टडी रहेगी कि जब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी इंस्पायर्ड है बाहर से, मतलब आउट ऑफ द इंडिया से इंस्पायर्ड है। फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे भी इंस्पायर्ड है। और यूनाइटेड स्टेट्स में जो कुछ राइट्स हैं लोगों के लिए, उन राइट से भी इंस्पायर्ड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारी जितनी भी सारी वो खास बात है, वो सारी कहीं ना कहीं से पिक की गई। और कहीं ना कहीं अब आप सोचो, इंडिया में जो रिलीजन है, जो सोसाइटी, वो डाइवर्स है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग हैं। और ये ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सभी लोगों के लिए एक करेक्ट एग्जाम्पल सेट करता है कि क्या कि सभी लोग इसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखी गई बात गलत है। तो सोचो कि इसको लिखने में टाइम लगा होगा, बिल्कुल। अब कितना टाइम लगा और कौन कौन इसके कमेटी मेंबर थे, कब इसका जो संविधान है वो पारित हुआ और कब ये हुआ कि हाँ अब से हमें स्टार्ट करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, और जिस जिससे इंस्पायर्ड हुआ उसके बारे में हम बात करने वाले। तो ये था हमारा इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कि हमने कहां से स्टार्ट किया था। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर और फिनिश करेंगे हमारी जो जर्नी है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर, यानी जो न्यू इरा आएगा, बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा, उस पर हम फिनिश करने वाले। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में शायद आपने पहले सुना होगा, बट इतना सुना होगा कि नहीं वो तो अभी पता लगेगा। So, what is हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड व्हाई डू वी स्टडी? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें दे तो दिया, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ने की, और क्या है ये ऐसा क्या सिविलाइजेशन में इतना खास है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है ना? क्योंकि अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता लगने वाली है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द अनदर नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अगर आपने हड़प्पा नहीं सुना है तो सिंधु सभ्यता तो
110% श्योर कि आपने सुना होगा। और वही सिंधु सभ्यता, क्या बोलते हैं इसको, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको इंडो सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सिंधु और इंडो, अंडरस्टैंड। It must have been some 100 years ago when in 1924 this civilization made its presence felt on world map। कब की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 100 साल पहले 1924 में क्या हुआ था, ये जो सिविलाइजेशन था ये सामने आया, एक तरह से डिस्कवर्ड हुआ, और एक मैप के अंदर, एक वर्ल्ड मैप के अंदर इसने एक अपनी जो अलग आइडेंटिटी है जो वो सेट की थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या हाहाकार मच गया कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया की कंडीशंस थी ब्रिटिश के अनुसार, वो समझते थे कि इनको कुछ नहीं आता, इनके पास कोई कल्चर नहीं है, और उनकी बहुत सारी ऐसी बुक्स मिल जाएगी जिन्होंने उनमें क्लियरली मेंशन किया है कि जो इंडिया को जो सिविलाइजेशन सिखाया वो हमने सिखाया है, कि जो तौर तरीके सिखाए वो हमने सिखाए। बट ऐसा नहीं था, हमारे पास पहले से क्या थी, एक परफेक्ट सिविलाइजेशन थी जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता था। बट 1924 तक आते आते हम जान गए कि एक्चुअल में हम हैं कौन। सो एट द टाइम इंडिया वाज नॉट डिवाइडेड एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स जॉन मार्शल एंड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट राखाल दास बैनर्जी, पंडित माधव स्वरूप वत्स conducted an excavation campaign around Mohenjo-daro mound of the dead on the banks of the Indus River। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, कौन, राखाल दास बैनर्जी, इनका नाम और पंडित माधव स्वरूप का नाम मोस्टली क्या है, गायब कर दिया गया था। इसके अनुसार, क्योंकि वहां उस वक्त ब्रिटिशर्स थे, तो वो ही चाहते थे कि जितनी भी डिस्कवरी हो किसके नाम पर हो, वो हमारे नाम पर हो। और जब ये रूल कर रहे थे तो इतनी उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम उनको बोले कि नहीं हमारी डिस्कवरी आप क्यों हो, क्योंकि रूल कर रहे थे उस वक्त, इनके पास पावर्स थी। तो कहीं ना कहीं बाद में जो राखाल दास बैनर्जी का नाम था उन्होंने कहीं दबा दिया। और जो सबसे पहली डिस्कवरी देखते हैं इंडस रिवर की, इंडस सिविलाइजेशन की, वो किनकी है, राखाल दास बैनर्जी की है। क्या हुआ था, एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप था, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप, जिनके ऑफिसर कौन थे, जॉन मार्शल और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट राखाल दास बैनर्जी एंड माधव स्वरूप। कहां एक्सकर्शन कर रहे थे, मोहेंजोदारो में, जो कि इंडस रिवर के पास में ही है। तो जब वहां वो एक्सकर्शन कर रहे थे तो कुछ उन्हें ऐसी चीज मिली जो मोहेंजोदारो से रिलेटेड नहीं थी। उनको लगा कि क्या ये मोहेंजोदारो का है रिलेटेड, या फिर कोई नया सिविलाइजेशन के एक सोर्स मिले हैं हमें। तो जब उन्होंने स्टडी करी उस चीजों की, तब उन्होंने पाया कि नहीं, ये उससे भी क्या है, पुराना है। तो ये है फर्स्ट नंबर पर राखाल दास बैनर्जी और सेकंड नंबर पर जॉन मार्शल। अब कह सकते हैं कि उस वक्त डेस्टिनी ने कुछ ऐसा ही डिसाइड किया था कि ब्रिटिश रूल होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग थे ब्रिटिश में कि वो सपोर्ट करते थे इंडिया कल्चर को और उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। उनमें से एक है जॉन मार्शल, कि जो क्या थे, जो इनको इन्फोर्स कर रहे थे कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। अदरवाइज अगर दूसरे ऑफिसर थे उस वक्त तो उन्होंने बिल्कुल नकार ही दिया था कि ऐसा नहीं करना। और जो उस वक्त कहते कि जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट था वो इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बस उनको यूं चला रही थी कि धक्के से ठीक है, हो रहा है तो हो, वरना कोई बात नहीं पड़ता। बट इनके अंदर जो ऑफिसर्स थे वो डेडिकेटली उन काम को करना चाह रहे थे। एंड देन हाउएवर 2 years before this Rakhal Das Banerjee was excavating Buddhist stupa in 1922 when he came across some coins of Mohenjo-daro, but his report was put in cold storage। कब की बात कर रहा हूं, 1920। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है जब राखाल दास बैनर्जी ने डिस्कवर किए थे कॉइन्स। कहां पर वो करे थे, जो बुद्धिस्ट स्टफ था वहां करे थे, किसके, तो रिलेटेड थे मोहेंजोदारो के टाइम से, या फिर उनसे रिलेटेड हो सकता है डायरेक्ट। कब करा, 1922 में, व्हेन ही केम अक्रॉस सम कॉइन्स ऑफ मोहेंजोदारो। क्या इन्वेंट करे थे, इन्वेंट नहीं, डिस्कवर किए थे, खोजे थे कॉइन्स, बट हिज रिपोर्टेड वाज पुट इन कोल्ड स्टोरेज। और जो उनकी रिपोर्ट थी, जो इन्होंने आगे ब्रिटिश रूलर को भेजी थी कि मुझे यहाँ से कॉइन मिले और ये बहुत ज्यादा पुराने हैं, और जो उनकी रिपोर्ट था उनको क्या कर दिया गया, पैक करके साइड में फेंक दिया गया, जिनको कोई इंपोर्टेंस नहीं दी गई थी।
और एक्चुअल में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो इन्हीं का था, राखाल दास बनर्जी का। इन्होंने क्या करी थी, उनकी डिस्कवरी करी थी या फिर एक्सकवेशन किया था। एंड हाउएवर when the findings of Mohenjo-daro came to the fore, there was panic all over the world, and it has been proved that the civilization of India is the oldest. और जब ये एक्सकेवेशन पूरे वर्ल्ड के सामने आया तो क्या तरह से सब शॉक हो रखे थे। क्यों? क्योंकि जिस इंडिया के बारे में ब्रिटिश रूल अपनी बुक्स में कह रहे थे, अपने न्यूज़पेपर में कह रहे थे इनको कुछ नहीं आता, उसी इंडिया में एक ऐसा सिविलाइजेशन मिला है जो सबसे पुराना है। इवन कि जो रोम का सिविलाइजेशन है उससे भी पुराना है, और जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन है जिसको सबसे पुराना माना जाता है, ओल्डेस्ट माना जाता है, उससे भी पुराना है। इट मींस कि जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई थी। बिफोर दिस ओनली द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, चाइना, बेबीलोन एंड रोम वर रिकॉग्नाइज्ड। इससे पहले सिर्फ कौन सी थी? इजिप्ट थी, मेसोपोटामिया, ग्रीस, इवन चाइना एंड बेबीलोन, सिर्फ यही रिकॉग्नाइज थी कि हाँ ये सबसे ज्यादा पुरानी है, और इनसे पुरानी कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इवन चाइना तो सबसे ज्यादा उससे कर रहा था कि हाँ हमारे पास क्या, हमारे पास जो शाओलिन है, उनसे भी पुराना जो कल्चर है वो है हमारे पास सिविलाइजेशन। बट उनको नहीं पता कि ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो सकता है, जो सिविलाइजेशन है इंडिया का उससे रिलेटेड हो सकता है। So the Indus civilization turned out to be the oldest of them all. Thus this civilization spread all over the world. जैसे ही पता लगा कि ये बहुत पुराना है, और उसी वक्त जैसे वायरल फीवर फैलता है बिल्कुल वैसे ही न्यूज़ ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गई कि जो इंडस सिविलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा पुराना है। सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी की जो सबसे खास बात क्या थी, सबसे इसकी सुपीरियरिटी क्या थी, कि क्यों ये इतना वर्ल्ड वाइड वायरल और फेमस होते जा रहा था, इसका एक रीजन था। The special thing about the Indus civilization was that India has preserved its social traditions and way of life even after thousands of years. क्या खास बात की थी ये कि इंडिया की जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी, और जो इनका ट्रेंड था, ट्रेडिशनल था, कल्चर था, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद भी अलाइव है। और जबकि हम अगर दूसरे सिविलाइजेशन को ऐसा कंपेयर करें तो उनमें ऐसा नहीं है। क्योंकि अब मैं इजिप्ट की अगर बात करता हूँ या फिर रोम की बात करता हूँ, जो रोम का एंशिएंट कल्चर था, हमें अगर प्रेजेंट में वैसा देखना हो तो हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ एक सोसाइटी वो फॉलो करती होंगी, बट सब जगह ऐसा कल्चर नहीं है। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हर जगह कहीं ना कहीं उस इंडस सिविलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो देखने को हमें हर जगह मिल जाते हैं। एंड इट रिमेन द सेम एक्सेप्ट फॉर सम चेंजेस, और कुछ चीजों को बदल कर वो सारी चीजें सेम है। अब इसके अंदर इवन फिजिकल मॉन्यूमेंट्स और हैं, एक बहुत सारी ऐसी थिंग्स है जो उस हड़प्पा सिविलाइजेशन में यूज की गई थी, और आज हम उनको वैसा का वैसा यूज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब गांव में क्या है, गांव में एक सिलवट्टी होती है। सिलवट्टी मतलब एक पत्थर होता है, कुछ ऐसा करके उस पत्थर पर एक पत्थर और होता है, एक पत्थर ऐसा कुछ करके होता है ना। तो क्या करते हैं गांव में, जो चटनी बनती थी, मिर्च की चटनी, मिक्सर से पहले की बात कर रहा हूं, अभी भी यूज करते हैं। अभी तो सिटीज में बात करें हम मिक्सर यूज करते हैं, बट गांव में अभी भी सिलवट्टी यूज करते हैं, जो कुछ भी मसाला होता है उसको पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए। और ऐसा ही एक पत्थर हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला है, और उस जो पत्थर है उसको यूज, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके लोग जो कहते हैं, वो कुक जो है वो यूज कर रहे हैं अभी भी। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जो चीजें वहां मिली थी वो आज जैसी ही है। अभी सोचो कि इन चीजों का पता लोगों को उस टाइम पर था, यानी उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी वो कितनी एडवांस रही होगी। और अगर मैं उस टाइम की इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप सभी शॉक होने वाले हो कि ऐसा परफेक्ट स्ट्रक्चर था उसके अंदर कि जो शायद आज भी हमें सिटी में देखने को नहीं मिलता। इंग्लिश हिस्टोरियन A.L. Bashman writes in his book। और किसकी बात कर रहा हूं, एक इंग्लिश हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, इंग्लिशमैन, इनका नाम है A.L. बैशमैन। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है द वंडर दैट वाज इंडिया।
बुक का नाम है द प्रेजेंट सोसाइटी देयर इज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, Mesopotamia and Greece, but India has preserved its Vedic and mythological knowledge even today. तो ये बात एक पूरी तरह से एक परफेक्ट एविडेंस है जिसने खलबली मचा दी थी कि अगर हम बात करें मेसोपोटामिया के इजिप्ट की सिविलाइजेशन की तो उनका जो कल्चर था वैसा का वैसा नहीं है, बट अगर हम इंडिया की बात करूं तो इनका जो वैदिक कल्चर है, जो माइथोलॉजिकल कल्चर है, वो आज भी हमें देखने को मिल जाता है। और सबसे ज्यादा उन टाइम लोगों को हैरान करने वाली बात यही थी कि इनके पास वैदिक एंड माइथोलॉजिकल कल्चर है, क्योंकि पहले ये सोच रहे थे कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, कि जो कुछ सिखाया हमने सिखाया है, ब्रिटिश से सोच रहे थे, बट ऐसा नहीं था। और आज हम देखते हैं कि जो मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, उनमें किनका नाम है? उनमें ब्रिटिशर्स का नाम है, यूनानियों का नाम है, बट एक्चुअल जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके इन्वेंशन से पहले, उनकी डिस्कवरी से पहले ही, उस बहुत टाइम पहले उन बुक्स में हमें इनके प्रूफ मिल जाएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने उन चीजों को क्या करवा रखा है? पेटेंट करवा रखा है। पेटेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी चीज डिस्कवरी है और वो किसी किताब में या फिर किसी को नहीं बताई गई या फिर किसी के द्वारा नहीं की गई, तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हो अपने नाम पर, और जब भी वो चीज दोबारा आगे रिपीट की जाएगी तो आपका नाम उसके साथ में जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं मैथमेटिशियन की, रामानुजन है, और जो वैदिक महर्षि हैं उन्होंने ऑलरेडी जो ट्रिग्नोमेट्री अब हम किसी और के नाम पे पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी इन्वेंट कर चुके थे। तो ये था इंडियन कल्चर की पूरी एक तरह की सुपेरिटी। एंड पर डिड इट स्टार्ट, और ये सब स्टार्ट कहां से हुआ था? कि हम बात करते हैं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना, एक्सकेवेशन हुआ, राखालदास बनर्जी वहां गए, ये तो बीच में से था, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, पर एक्चुअल में ये चीजें स्टार्ट कब हुई थी? इन 1783। ये फर्स्ट पॉइंट है, विलियम जोन्स स्टार्टेड दिस सीरीज। किसने स्टार्ट की थी? विलियम जोन्स है ना। अब हम कह सकते हैं कि इनमें जो जो इंटरफेयर है वो ब्रिटिशर्स का भी है। सारे ब्रिटिशर्स बुरे नहीं थे, बट उस भले लोग थे जिन्होंने भला सोच लिया कि चलो ठीक है, अच्छा है, हम इन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अगर इंटरेस्टिंग है तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने बेस करा अपने एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे कि इनमें से कुछ हिस्टोरियंस थे, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि यार ऐसा क्या है इसके अंदर, पता तो चले कि ये कितना पुराना है, इसमें कौन कौन से कल्चर है और कितना अपने अंदर ये नॉलेज है लेकर बैठा है। तो वही इनकी क्यूरियोसिटी यहां साबित हुई। स्टार्टेड दिस सीरीज, ही वाज अ जज इन द कलकत्ता हाई कोर्ट, ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर। जैसे हम देखते किसकी बात करें? विलियम जोन्स की, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने इंडियन कल्चर से, और उस वक्त कौन सी पोस्ट पर थे? ये कलकत्ता हाई कोर्ट की जज की पोस्ट पर थे। He came to India and acquired knowledge of language like Hindi, Sanskrit, Arabic, Persian, Turkish and Hebrew। इसकी बात कर रहा हूं मैं, विलियम जोन्स, जो ब्रिटिशर्स हैं, इंडिया आकर उन्होंने हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, अरेबिक सीखी, पर्शियन सीखी, टर्किश सीखी एंड हिब्रू सीखी, जो कि अच्छी खासी पोस्ट पर थे उस वक्त। उन्हें क्या जरूरत सीखने की, बट वो क्या थे? इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर से, कि यार ऐसा कल्चर शायद मैंने कभी पहले नहीं देखा, और इन्होंने इस लैंग्वेज को स्टार्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे क्या पता चले इनकी जो हकीकत है, क्या सच में ऐसा था, और उसके लिए हमें ये सारी जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, क्योंकि हमें जो मॉन्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, हमें जो बुक्स मिलने वाली है, वो ओल्ड लैंग्वेज, जो पुरानी लैंग्वेज थी, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज थी, उनमें लिखी गई थी। और आज तो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट पहले ऐसा नहीं था। जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784। तो उन्होंने क्या बनाया? एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई 1784 में। कब की बात कर रहा हूँ? 1784 में। एंड ड्यू टू हिज efforts, interest in Sanskrit texts increased in Europe। और जैसे ही उनके एफर्ट थे किस पर? हिंदी, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, टर्किश और हिब्रू सीख रहे थे वो, और इनका एफर्ट था कि जो संस्कृत है वो क्या है? सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है। उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग ही जो इंटरेस्ट था संस्कृत का, वो यूरोप में स्टार्ट हो रहा है, इंडिया में नहीं। यूरोप में लोग संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके जो संस्कृत में अपने वेद थे वो ट्रांसलेट हो रहे हैं उनकी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि कैसा इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल कल्चर जो है, जिसको हर कोई पढ़ना चाहता है।
And James Prinsep, a young officer, became the secretary of the society which was in charge of the Calcutta Mint. अब यहां आता है जेम्स प्रिंसेप। अब जेम्स प्रिंसेप का भी एक अलग से नाम है, जो जिन्होंने क्या करा था, अशोक के जो अभिलेख थे, सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे, उनको पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। उस वक्त कौन था? ये बड़ा ही यंग लड़का था और उनके पास चार्ज किसका था? कलकत्ता जो मिंट था उनका चार्ज था। ही स्टडीड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट for the first time and succeeded reading the inscriptions of Emperor Ashoka। देखा, और आज भी हम क्या करते हैं? जेम्स प्रिंसेप का नाम पढ़ते हैं जब बात आती है इंस्क्रिप्शन किसके? अशोका के इंस्क्रिप्शन की बात आती है, तो आज भी हम वही नाम लेते हैं कि किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले सक्सीड हुए थे इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में। क्योंकि जब इतने ब्रिटिशर्स हैं, इतने इंडियन कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस हैं, मतलब कुछ तो कुछ ऐसी खास बात होगी इस कल्चर में कि इसके बारे में जब वर्ल्ड ने सुना, वर्ल्ड को पता चला, तो सबके सब शॉक हो गए और दूर दूर से लोग पढ़ने आ रहे हैं। अपनी जो वेद हैं वो ट्रांसलेट की जा रही है अनदर लैंग्वेजेस में। मतलब कुछ तो खास बात है इस कल्चर में। एंड अलेक्जेंडर कनिंगम वाज इन द टीम ऑफ दिस जेम्स प्रिंसेप। और जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे वो भी किसकी टीम थे? वो प्रिंसेप की टीम में थे। हु वाज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल इंस्पेक्टर ऑफ इंडिया इन 1862। कब की बात कर रहे हैं? कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पोस्ट बनाई थी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, फर्स्ट पोस्ट बनाई थी। कब बनाई थी? 1862 में। देन अलेक्जेंडर कनिंगम वाज अपॉइंटेड ऑन इट। और सबसे पहले जो ऑफिसर्स थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। इसीलिए इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। द फॉर्मल जर्नी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी begins from here। और यहीं से कहते हैं फॉर्मली एक रूटीन जो जर्नी थी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की वो स्टार्ट हुई। अभी हम कहां पर हैं? अभी हम 1862 पर हैं और राखालदार बनर्जी ने 1962 में डिस्कवर किया था। तो अभी तक थोड़ी जर्नी अपनी पीछे। हम ये देख रहे हैं कि ये सब स्टार्ट कहां से हुआ था। एंड एंशिएंट बिल्डिंग्स वर रीड, इंस्क्रिप्शन ट्रांसलेटेड एंड आर्कियोलॉजिक एक्सकेवेशन स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग कनिंगम्स टेनर। और कनिंगम के टेनर के अंदर, उसके शासन काल में कह सकते हो डिपार्टमेंट के, क्या हुआ? जितनी भी एंशिएंट बिल्डिंग थी उन पे जो रिसर्च वो स्टार्ट हो गई। बिल्डिंग में जो भी मिला, पुरानी एंशिएंट बिल्डिंग में जो भी मिला वो पढ़ना शुरू हुआ। और इनसे कहीं ना कहीं ये इंस्पायर थे कि नहीं इतना पुराना नहीं है ये, है ना। तो क्या स्टार्ट हुआ? एंशिएंट बिल्डिंग पढ़ना शुरू हो गए थे। इंस्क्रिप्शन जो भी मिले पूरे उनको ट्रांसलेट किया गया था। पहले दिक्कत क्या आ रही थी कि पूरा जो सोर्स था वो नहीं मिल रहा था, कुछ कुछ करके मिल रहे थे थोड़े बहुत, है ना। तो इस तरह से ये श्योर नहीं थे कि क्या इनके पास एग्जिस्ट करता है सिविलाइजेशन या फिर नहीं। क्योंकि जब हम पूरे एक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इट मींस कि वो पूरा का पूरा एक तरह से डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक कंट्री भी हो सकती है, और एक पूरा का पूरा कॉलोनी जो है वो भी हो सकता है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो क्या हम कहते हैं कि सिर्फ एक एविडेंस हमें मिला है ऐसा, सिर्फ कॉइंस, इसके एविडेंस में हमें डिसाइड करें कि नहीं हाँ यहाँ पूरी कॉलोनी थी, तो ऐसा कहना एक तरह से सही नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए? अगर वहां कॉलोनी थी तो वहां एविडेंस भी बहुत सारे होने चाहिए, तो तब हम क्लियरली कह सकते कि नहीं हाँ ये सिविलाइजेशन था जो एग्जिस्ट कर रहा था। और दिक्कत यहीं तक आ रही थी कि इनको पूरी तरह से एविडेंस नहीं मिल रहे थे, कि छोटे मिल रहे थे, जिनके बाद जब ये रिसर्च कर रहे थे तो एक पुख्ता सबूत जो है इनको नहीं मिले। एंड देन there was some improvement and expansion in archaeological research from 1901, है ना। 1901 तक आते आते थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ when Curzon became the viceroy। लॉर्ड कर्जन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय बने, इट वाज ही हु अपॉइंटेड जॉन मार्शल। किनको अपॉइंट किया था? जॉन मार्शल को अपॉइंट किया एज द हेड डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। किनको? जॉन मार्शल को अपॉइंटेड एज ए हेड डायरेक्टर। और जैसे ही उनको अपॉइंट करेंगे ना,
तो हमने पढ़ा था कि जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी और साथ में एक स्पत भाई साहब और थे, है ना, डियर सर और थे, अरे सॉरी तो उसके बाद देखा हमने जॉन मार्शल था, साथ राखाल दास बनर्जी थे और उनके असिस्टेंट भी थे। तो तब से ये रिसर्च जो है एक्चुअल जो फॉर्म में आया था, पूरे के पूरे जोश में आया था। एंड दिस मार्शल प्रेजेंटेड द इंडस सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ माधव स्वरूप वत्स एंड राखाल दास बनर्जीज कंट्रीब्यूशन वेंट टू द मार्जिन्स। समझ रहे हो? इट मीन्स कि ब्रिटिश है, चलो ये तो इनकी अच्छी बात थोड़ी है कि हाँ इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस सिविलाइजेशन को वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करा, बताया कि नहीं इंडिया के पास इतनी और जो सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है। बट जो राखाल दास बनर्जी के और माधव स्वरूप वत्स के जो कंट्रीब्यूशन थे वो पूरे के पूरे मार्जिन हो गए, पूरे के पूरे खत्म कर दिए, साइड में रख दिया। नहीं, इसमें तो पूरा का पूरा हाथ है सिर्फ मेरा ही है। मैं कौन हूं? मैं जॉन मार्शल, और मेरी द्वारा डिस्कवरी सारी की गई है। तो ये भी है कि इन्होंने क्या नहीं करी, इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी कि नहीं अगर हम पावर में, अगर ब्रिटिश पावर में है तो क्या होना चाहिए कि जो सारा का सारा जितनी भी डिस्कवरीज है वो हमारे नाम पर होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं हमें एविडेंस मिले हैं, क्योंकि आज हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें जो एविडेंस मिले कि राखाल दास स्वरूप के भी थे और माधव स्वरूप के भी थे, तो हम तो पूरा पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन इन्वॉल्व था। तो इन्होंने तो बताया नहीं कि राखाल दास बनर्जी भी थे, माधव स्वरूप भी थे, बट हमें पता है। So the excavation went on and the remains of civilization were buried in the ground। और जो excavation था वो चलता रहा, क्योंकि एक प्रूफ ढूंढते दूसरा मिल जाता, दूसरा ढूंढते तीसरा मिल जाता। मीन्स की एक पूरे के पूरे एरिया में वन बाय वन एक्सकेवेशन मिल रहा था। और फिर पता लगा क्या कि जो पूरी की पूरी कॉलोनी है buried in the ground, पूरे के पूरे जो ग्राउंड है उसके नीचे दबी हुई है। तब क्या हुआ, तो पूरे एरिया को, जितनी बड़ी कॉलोनी थी सबको खोदा गया, एस्केवेट किया गया, पूरे के पूरे निकाला गया। अच्छा, सारी मिट्टी निकाली गई, पता चला। और ऊपर से हम देखेंगे फोटोग्राफ्स उनके, ऐसा लगेगा क्या परफेक्ट इंजीनियरिंग उन्होंने की होगी, जो शायद आज के टाइम पर भी, आज के टाइम अगर हम देखें परफेक्ट एग्जाम्पल इंजीनियरिंग का, तो वो जयपुर सिटी का है। इंडिया की बात करूं तो, राजस्थान में बात करूं तो जयपुर सिटी का परफेक्ट एग्जांपल है इंजीनियर में। और यहां हम देखते कि उस वक्त हड़प्पा सिविलाइजेशन में है, मिला है हमें परफेक्ट जो इंजीनियरिंग के सिंबल्स। एंड और उसके बाद कि जब हमने देखा कि हमें सिंबल मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं सिंबल्स की वन बाय वन स्टडी करेंगे, कौन कौन से सिंबल मिले, कहां कहां मिले, और आज के कौन कौन से सिंबल से ये मैच करते हैं। तो हमारी जो चैप्टर फर्स्ट है उसका ये कंटेंट होने वाला है। क्या देखेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग्स देखेंगे कि हमने इंपोर्टेंस तो देख ली कि एक्चुअली में हड़प्पा सिविलाइजेशन है क्या और क्यों हमें पढ़नी चाहिए। और ये सारा रीजन था कि जो ब्रिटिश थे उस वक्त इतना परेशान कर रहे थे लोगों को, और उनका जो रूलिंग सिस्टम था वो ठीक नहीं था। और जब एक्सकेवेशन होना स्टार्ट हो तो पूरी की पूरी जो कहते हैं कंट्रीब्यूशन खुद के नाम पर ले ले कि हमने सब किया और इन्होंने कुछ नहीं करा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्चुअल में कहां किनको क्या क्या मिला था। तो हमें इंपोर्टेंस पता लग गई और हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये भी हमें पता लग गया। तो हम करेंगे शुरू से शुरुआत। इमेजिन करेंगे हम क्या है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है और हम उन प्लेसेस पे चलेंगे जहां पर हमें क्या करना चाहिए, स्काउट करना चाहिए। वहां से जाएंगे नहीं, बट डिजिटली हम जाएंगे कि हाँ हमने यहाँ से चीजें मिली हैं और बहुत इनक्रेडिबल चीजें मिली है। सो बिगिनिंग्स देखेंगे, बिगिनिंग्स कहां से इसका स्टार्टअप हुआ था, इसकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की लोग रहना शुरू कैसे हुए थे और कौन सा ऐसा टाइम था जब लोगों ने ये क्या पूरा बनाया। देन सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजीज, और इनकी स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी थी। मोहेंजोदारो, अ प्लान अर्बन सेंटर, पूरा का पूरा प्लान किया गया था, प्लान के बेस पर ही पहले बनाया गया, उसके बाद वहां लोग जाकर बसे थे। एंड ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस कैसे, अलग अलग कम्युनिटीज थी, अलग अलग रिलीजन्स थे, लोग अलग अलग धर्मों को, अलग चीजों को मानते थे, पूछते थे, उनका हम ट्रैक करने वाले कि कहां पर कौन कौन से जो एविडेंस है वो मिले होंगे। फाइंड आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, जिसके कहते हैं कि इंपोर्टेंस है, उनका ही क्राफ्ट पर्सन का ही इतना वर्क था जिनकी वजह से आज हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं दीवारों पे खुदे हुए, गुफाओं में खुदे हुए, और जो घरों की छत पे, मकानों पे जितने भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो सारी इनकी देन है। क्योंकि हर कोई तो लिखता नहीं होगा,
अंडरस्टैंड? लिखता वही होगा जिनका काम है, जिनको पत्थरों पे लिखना आता है। अदरवाइज हर किसी को बोल दे कि हाँ जाके गुदाली पाउडर लेके शुरू हो जाओ, तो क्या वो लिख पाएगा ना? नहीं, पॉसिबल नहीं उनके लिए। एंड देन स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोक्यूर्ड मटेरियल्स, जो मेटेरियल हमें मिलेंगे उनके अंदर स्केलेटन मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, डॉल्स मिलने वाली है, पॉट्स मिलने वाले, वो सारा हम देखेंगे। एंड सेल्स स्क्रिप्ट वेटेज, ये आएगा बिजनेस के बाद। बिजनेस के साथ आएगा कि जो बिजनेस होता था उसमें सील लगती थी, यानी ट्रस्ट भी था उस वक्त कि अगर ये सील टूटी हुई, कोई पैकेट मैंने भेजा यहां से, मैंने भेजा यूनान में, तो अगर वो जो सील है वो पूरी परफेक्ट लगी हुई, इट मींस कि में किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। अगर वो सील थोड़ी भी ब्रोक है, टूटी हुई है, ब्रोकन है, इट मींस कि बीच में छेड़छाड़ हुई है। तो ऐसे इश्यूज भी थे। स्क्रिप्ट भी मिलती है कि उनके बिजनेस के अंदर अच्छा ये इतना मुनाफा हुआ, इतना लॉस हुआ। वेटेज सिस्टम भी हमें मिलते हैं कि जब अगर हम अगर कहीं और की बात करते हैं तो वेटेज सिस्टम क्या है, थोड़ा उल्टा पुल्टा मिलता है। बट जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, उनके पास परफेक्ट जो वेटेज था, सिस्टम था, वो एग्जिस्ट करता था। एंशिएंट अथॉरिटी, कौन कौन सी अथॉरिटी थी एंशिएंट टाइम में, कौन कौन से वर्किंग अथॉरिटी थी, उसके हवाले हम देखेंगे। एंड द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, सबसे जो सैड मोमेंट आता है वो ये आता है कि हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि जो सिविलाइजेशन का जो एंड है वो कैसे हुआ होगा। बट हमारे पास कुछ एविडेंस है जिसके बिना पर हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हो सकता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं आज कोई न्यूज सुनता हूं कि कोई मकान था वो गिर गया, है ना, अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कौन कौन सी थिंकिंग आएगी कि नहीं, शायद अर्थक्वेक आया होगा, या फिर कोई सुनामी आई होगी, या फिर कोई फ्लोड आया होगा, है ना। इन तीन चीजें रीजन होते हैं हमारे पास कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब मैं कहूं कि मीटेरोइड आके उस बिल्डिंग पे गिरा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मीटेरोइड गिरता तो उसके आसपास पे इफेक्ट देखने को मिलता। और फोर्थ रीजन क्या होगा कि जो बिल्डिंग थी वो शायद कच्ची थी, या फिर जो मटेरियल था वो प्रॉपर यूज नहीं किया गया था। तो हम ये सोचेंगे अपनी तरफ से कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग गिरी होगी। यही हम इमेजिन इस वाले में करेंगे जब हमारे पास एविडेंस होंगे कि हाँ इन ये चीजें रही थी, हमें मिली है उसके एंड के बाद, तो हम ये देखेंगे अच्छा इनका एंड कुछ इस तरह हुआ होगा। एंड देन डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन, की जो हड़प्पा का डिस्कवर था वो वर्ल्ड के सामने हमने देखा कि आया, किन किन ने किया आया वो भी देखा, बट कैसे आया, कौन कौन सा पूरा प्रोसेस था। कि जब राखाल दास बैनर्जी और माधव स्वरूप की जो रिपोर्ट थी वो जब कोल्ड स्टोरेज में डाली गई, तो क्या ऐसा हुआ कि जॉन मार्शल ने बोला नहीं ये मेरी है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, या फिर जॉन मार्शल गया खुद के नहीं वहां एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसा हुआ होगा ना, है ना, कुछ तो कुछ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ इन हिस्ट्री को एविडेंस में जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम को अपने लेवल पे हम क्लियर करवा सके। क्योंकि आज भी हम क्या करें, अगर कुछ ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्लियर नहीं है, बट अगर हम उसको प्रूव कर दें तो आज भी हम क्या है नए डिस्कवर बन सकते हैं कि हाँ हमने ये जो प्रॉब्लम थी जो उस टाइम से चलती आ रही थी उसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो आप भी कर सकते हो, बट आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा। इसकी जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।